नो, आज जो हमारा थर्ड चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग कैलोरीमेट्री किए थे, सेकंड किए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, एंड दिस इज द थर्ड चैप्टर थर्मोडायनामिक्स लॉज और लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली इससे पहले जो दो टॉपिक किए थे, एक था आपका कैलोरीमेट्री। इसमें हम लोग देखे थे कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से कितना हीट जनरेट होता है। दूसरा चैप्टर में हम लोग गैस का स्टडी किए थे। अब इस चैप्टर में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो मेन तौर से थर्मोडायनामिक्स लॉ का करेंगे कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। सबसे पहले तो इसमें समझना है कि इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज मैकेनिकल एनर्जी एंड वर्क एक्सेट्रा। किसी भी जो आपका हीट एनर्जी है उसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली हीट एनर्जी का कौन कौन सा फॉर्म यहाँ पर होगा, इसमें मैकेनिकल एनर्जी कितना कन्वर्ट होगा, वर्क कितना होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने वाले हैं कि अब ये यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है। अभी इससे पहले एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। सबसे पहले तो हम हीट जनरेट किए थे कैलोरीमेट्री में। सेकंड तो चैप्टर तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का एक अलग टाइप से था। और यहाँ पर हम लोग थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के बारे में देखने वाले हैं, जो भी आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, डियाबैटिक होता है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये सब इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली जो हम लोगों को देखना है वो देखना है कि हीट एनर्जी का कन्वर्जन किस किस फॉर्म में हो सकता है, कितना वर्क अचीव किया जा सकता है, कितना वर्क लिया जा सकता है, कितना वर्क देने पर कितना हीट हम प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ दिस इज द थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम। देखिए, सबसे पहले समझिए कि सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इन थर्मोडायनामिक्स व्हाट इज सिस्टम। तो आपके पास यूनिवर्स है, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, पूरी दुनिया है। इस दुनिया में जितने सारे स्पेस है, इसमें कुछ ऐसा स्पेस है जो साइंटिस्ट स्टडी के लिए कंसीडर करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपको कुछ करना है, ठीक है, कुकिंग करना है। तो अगर कुकिंग करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, कुकर लेना होगा, कुकर में सारी चीज डालनी होगी और स्टोव या गैस चूल्हा पे आपको चढ़ाना होगा। तो हम लोगों का यही ना सिस्टम है, इसी में ना कुकिंग होगा, इसके बाहर तो कुछ होगा नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पार्ट को हम लोग स्टडी के लिए कंसीडर करते हैं, यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पार्ट को हम लोग स्टडी के लिए कंसीडर करते हैं, दैट इज नॉन एज सिस्टम। और सिस्टम के बाहर जो भी चीज होती है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्स का वो पार्ट, जैसे इस रूम में हम लेक्चर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे लिए ये रूम सिस्टम हो गया, ठीक है। आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वो रूम आपका सिस्टम हो गया। और आपके रूम के बाहर, मेरे रूम के बाहर, मेरे कमरे के बाहर जो भी चीजें है वो सारे सारे सराउंडिंग हो गए। तो व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स टेक पार्ट इन स्टडी। यूनिवर्स का वो पार्ट जो स्टडी में शामिल करते हैं, दैट इज नॉन एज सिस्टम। इसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम का ये डिफिनेशन है और ये समझ है सिस्टम किस तरह से होता है। नो सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या होता है, तो ये सिस्टम के बाहर जो भी चीजें है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको सराउंडिंग बोलते हैं। और हमारा सिस्टम क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन से सराउंडिंग से अलग होता है। हमारा सिस्टम एक इमेजिनरी लाइन से सराउंडिंग से अलग होता है। जैसे ये रूम है, इसमें तो वॉल है, लेकिन जब आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तब वहां पर क्या होता है कि आप जो सिस्टम लेते हैं वो एक इमेजिनरी लाइन से सराउंडिंग से अलग होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। तो दिस इज द सराउंडिंग एंड दिस इज द सिस्टम। और सिस्टम और सराउंडिंग जब मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एन यूनिवर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। तो ये था सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। नौ कितने तरह के सिस्टम होते हैं जो हम स्टडी अब करेंगे। जब भी स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स में, हीट का एक्सचेंज करेंगे तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में करेंगे। एक हम लेंगे और फिर कहीं और बाहर छोड़ेंगे, ठीक है, या फिर हम इस रूम से सराउंडिंग में छोड़ सकते हैं हीट एनर्जी। तो सिस्टम कितने तरह का होता है, तो थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली 3 तरह के सिस्टम होते हैं। इसको समझना है, बहुत इजी है। पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम और तीसरा होता है आइसोलेटेड। ओपन का क्या मतलब होता है, ओपन का मतलब होता है बिल्कुल खुला हुआ, ठीक है। तो जब बिल्कुल कोई चीज खुला हुआ है तो ई फॉर एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा और मास का भी ट्रांसफर होगा।
अगर ओपन सिस्टम है, कहीं पर लिख दिया है, ओपन सिस्टम का मतलब होता है एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा और साथ ही साथ मास का भी ट्रांसफर होगा। मतलब एक वैसा सिस्टम जिससे एनर्जी और मास दोनों निकल सकता है, दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम। अब इसको समझते हैं, जैसे ये कप है और इसमें क्या है, चाय है, आपका टी रखा हुआ है, अब ये खुला हुआ है कप, तो क्या होगा, इस कप से आपका एनर्जी भी निकलेगा, ये एनर्जी भी निकल रहा है, इसकी जो हीट एनर्जी है, और साथ ही साथ ये क्या हो रहा है, जो वेपर निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है, वो इसके मास को भी कम कर रहा है। एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो जा रहा है, एनर्जी का यहां से भी ट्रांसफर हो रहा है, वाल से भी, आप छुएंगे गिलास को तो गर्म रहेगा, मतलब एनर्जी यहां से चारों साइड से रिलीज हो रहा है। तो इस तरह से ये एग्जांपल है किसका, ओपन सिस्टम का। नौ क्लोज सिस्टम क्या है, इसमें एनर्जी तो निकलेगा लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा। कैसे, इसी को और आगे बात, इसी कप पे हम क्या कर दिए, प्लेट रख दिए। जब प्लेट रख देंगे यहाँ पर, तो देखिए यहां से क्या होगा, वाष्प तो जाएगा और इस प्लेट में जाके छोटा छोटा ड्रॉपलेट की तरह रह जाएगा। मतलब ये हमारा सिस्टम ये पूरा है, इसी में रह गया, मतलब मास नहीं निकला लेकिन एनर्जी फिर भी, इसको रख देंगे ऐसे तो ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ये एग्जांपल हो गया, अगर इस पर रख देते हैं, दैट इज द क्लोज सिस्टम। मतलब क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है लेकिन मास का कोई ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इस सिस्टम में आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एम इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज इन मास कितना हो जाएगा, जीरो होगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब एनर्जी जीरो, चेंज इन एनर्जी जीरो नहीं होगा क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा और मास का ट्रांसफर नहीं होगा। नो आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब देखिए होता है अलग थलग, ठीक है। इसका मतलब है अलग थलग का मतलब है इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा आइसोलेटेड का मतलब होता है कि इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आप आओ जाओ कुछ भी करो, ठीक है। ये ना तो हीट का ट्रांसफर करेगा, मतलब या ना तो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा और ना ही मास का ट्रांसफर करेगा, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, दैट इज नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का कई बार हम डिस्कशन मैकेनिक्स में भी करते हैं, जब मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो सेम चीज आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है यहाँ पर ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होगा। अब इसी को आप क्या करते हैं, एक एडियाबेटिक वाल के अंदर, थर्मस फ्लास्क के अंदर रख देते हैं, ठीक है। जब इस फ्लास्क के अंदर रख देते हैं तब ये क्या होता है, अपना गर्मी ये बनाए रखता है, जैसा रखिएगा चाय वैसा ही रहेगा हमेशा। तो ये क्या हो रहा है, ना ही मास, और चाय घटता है क्या, नहीं घटता है। तो यहाँ पर क्या है, ये ना ही इस वाल से, अब ये सिस्टम हो गया, इस सिस्टम में क्या है, ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और ना ही यहाँ से मास ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये सिस्टम हो गया हमारा स्टडी का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम भी जीरो होगा और डेल्टा ई भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अगर चाहे तो उसको स्टेटमेंट में भी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। अब जो हम लोग देख रहे हैं ये है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। तो इक्विलिब्रियम का बेसिकली जो मतलब है, अगर रफली बोले तो रेस्ट से मतलब होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब आप लोग मैकेनिक्स पढ़े होंगे, वहां पर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है कब, जब वो रेस्ट में होता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तो दो चीज है, या तो रुका हुआ है या फिर यूनिफॉर्म है, दोनों का मतलब एक ही होता है, इक्विलिब्रियम। तो कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो यहां पर है, ए सिस्टम टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है अगर ये जो तीनों कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना है, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है। कौन कौन सा कंडीशन है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है। या फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम में है तब ऐसा कहा जाएगा दीज सिस्टम्स आर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब समझते हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। ये तो सिंपल सी वर्ड है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल वर्ड जो है वो फोर्स से आया है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से आया है। यहाँ पर मैकेनिकल का मतलब यंत्र से आया है, बेसिकली फोर्स से आया है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर सिस्टम, सपोज दैट यही हमारा सिस्टम है, इसमें हम कोई चीज स्टडी कर रहे हैं, ये गैस सिस्टम है और ये क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, तो इन दोनों के बीच में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा
तब वो क्या कहलाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आएगा, अगर सिस्टम और सराउंडिंग में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, ठीक है, मतलब कोई फोर्स इधर से उधर काम नहीं कर रहा है, दैट इज सिस्टम और सराउंडिंग क्या होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर। अगर सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर सेम रहेगा, सिस्टम में हर जगह और सराउंडिंग में टेम्परेचर अगर सेम है, तब ये क्या कहलाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। यूनिफॉर्म टेम्परेचर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एंड इज सेम एज दैट ऑफ द सराउंडिंग, देन द सिस्टम इज कॉल्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नो केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज केमिकल? केमिकल का मतलब यहाँ पे किससे हो जाता है, केमिकल से हो जाता है, ठीक है, रसायन से हो जाता है। तो अगर किसी सिस्टम में जहां पर इतना बड़ा सिस्टम है और ये क्या है, सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग में अगर हर जगह केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, कैसा केमिकल कंपोजिशन, यहाँ पे वैसा ही हर जगह, तभी क्या कहलाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। देयर इज यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, यहाँ पे आप कंपोजिशन ऐड कर ले, ठीक है, कंपोजिशन थ्रू द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, तब ये क्या कहलाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो दिस थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड अगर ये तीनों होगा तब ये क्या कहलाएगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये है वर्क डन बाय द गैसेस सिस्टम। गैसेस सिस्टम कितना वर्क डन करता है। गैसेस सिस्टम में अगर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, सपोज दैट कि डेल्टा एच अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इसमें सप्लाई कर दिए, ठीक है, हीट एनर्जी। कौन सा एनर्जी दिए, हीट एनर्जी, ठीक है। किसी भी सिस्टम में ये क्या है, हमारा सिस्टम है, और इस सिस्टम में हम लोग डेल्टा एच अमाउंट ऑफ एनर्जी को सप्लाई कर दिए, तो इसके अंदर जो गैसेस मोलिक्यूल्स है, वो गैसेस मोलिक्यूल्स क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। कहां पर, वाल पे, यहां भी कर रहा होगा, यहां भी, हर जगह यहां भी कर रहा होगा, और यहां पर एक लगा हुआ है मूवेबल पिस्टन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन। तो जब एनर्जी हम देंगे तो गैसेस मोलिक्यूल्स का जो प्रेशर होगा, जो पी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो इस पे धक्का देगा, प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ गया, इसका मतलब है ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी की वजह से इस पिस्टन पे कितना हुआ है, वर्क हुआ है। और ये वर्क कौन किया है, एनर्जी की वजह से गैसेस मोलिक्यूल्स ने वर्क किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्क डन बाय द गैसेस सिस्टम। इस गैसेस सिस्टम के द्वारा कितना वर्क किया जाता है, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, ये चीज हमको यहाँ पर स्टडी करना है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई कि ये क्या है, ठीक है। तो वर्क किया है, तो वर्क करने की वजह से क्या हुआ है कि यहां से ये यहां चले गया है, और कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, ये डेल्टा एक्स, एक छोटा सा डेल्टा एक्स ये कवर कर लिया। यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि व्हेन वी सप्लाई डेल्टा एच अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एच अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा एच अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, टू द गैसेस सिस्टम, देन एज्यूम पिस्टन डिस्प्लेस्ड बाय डेल्टा एक्स बिकॉज गैसेस मोलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पिस्टन। अब देखिए कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन डब्ल्यू डी बाई द वर्क डन बाय द गैसियस सिस्टम, वर्क डन बाय द गैसियस सिस्टम। ये वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय द गैसियस सिस्टम यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर वर्क कितना हो जाएगा गैस के द्वारा, डब्ल्यू, फोर्स कितना है, यहां पे इधर फोर्स लगा रहा है, देखिए फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ये चीज, अब एक चीज पहले यहां पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड, डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड कॉस, और ये कितना आ जाएगा, देखिए फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स इसी डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, यानी कि कॉस 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये थोड़ा और हम नीचे बढ़ते हैं, चलिए, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, F। अब F इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो देयरफॉर जो वर्क हो जाएगा हमारा, ये वर्क कितना हो जाएगा, पी ए इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए ए क्या है यहाँ पर, इसको समझिए, ए क्या है, ये जो पिस्टन होगा ऐसे लगा होगा ना, ये गैसेस सिस्टम होगा, तो पिस्टन ऐसे होगा, इसका ये वाला एरिया ए है, ठीक है।
तो ये ए, तो ये ए हो गया। और डिस्प्ले देखिए यहाँ पे ऐसे है, एरिया यहाँ था पहले, अब यहाँ आ गया, तो ये आ गया डेल्टा एक्स और ये आ गया ए। तो डेल्टा एक्स इंटू एरिया कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, एरिया इंटू डेल्टा एक्स वॉल्यूम। तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा पी इंटू डीवी। डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी इंटू डीवी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका वर्क डन हो गया। किसकी वजह से, प्रेशर, जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, जो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से जो वर्क होता है वो प्रेशर इंटू डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप छोटे से स्मॉल लेते हैं, ठीक है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू डीवी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि छोटा सा अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है पी इंटू डीवी, तो देयरफॉर हम अगर बड़ा सा वर्क निकालना हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डीवी लिख सकते हैं। छोटा सा वर्क इक्वल टू पी इंटू डीवी, और यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पी इंटू डीवी ये आ जाएगा। वर्क इक्वल टू पी इंटू डीवी का इंटीग्रेशन, यहाँ पे V1 से V2 तक इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या हो गया, आपका वर्क डन हो गया। इसको प्रेशर वर्क के नाम से भी जानते हैं, इसको किसके नाम से जानते हैं, प्रेशर वर्क के नाम से भी जानते हैं। और वर्क डन बाय द गैसेस सिस्टम का जो फॉर्मूला होता है ये P इंटू डीवी के बराबर होता है। P इंटू डीवी का इंटीग्रेशन V1 से V2 वॉल्यूम तक। ठीक है, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये हमारा, इसको नोट कीजिए। तो आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क इक्वल टू क्या हो गया आपका, P इंटू डीवी, V1 से V2 तक इंटीग्रेट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है तब कितना हो जाएगा, प्रेशर को आप बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वर्क कितना आ जाएगा, P और ये dV, V1 से V2 तक, ये कांस्टेंट प्रेशर पे आपका आ गया। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या आ जाएगा, P इंटू डीवी के बराबर हो जाएगा। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तब कितना आ जाएगा, W इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो आ जाएगा, ये इसलिए आ जाएगा बिकॉज कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम जीरो आ जाएगा, देयरफॉर वर्क कितना आ जाएगा, जीरो। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो वर्क होता है P को बाहर, डीवी ये होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कोई भी सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। याद रखना है, आगे आएगा। ठीक है, फिर से आएगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया आइसोबारिक। अब उसको याद कैसे, देखिए बार किसका यूनिट होता है, बार प्रेशर का होता है, दैट्स व्हाई आइसो, ये कांस्टेंट प्रेशर। और इसको कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक। इसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जीरो होता है, और कांस्टेंट प्रेशर यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ये इतना होता है। नोट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, वो ये है कि वर्क डन बाय द गैसेस सिस्टम, वर्क डन बाय द गैसेस सिस्टम टेकन पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैसेस सिस्टम, वर्क डन बाय द गैसेस सिस्टम या सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इसको ध्यान रखना है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा, वर्क डन पॉजिटिव, सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क डन हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इसको याद रखना है हमेशा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव को याद रखना है। अब एक और चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा ग्राफ देखते हैं, P और V के बीच का ग्राफ देखते हैं। क्या होता है P और V के बीच का ग्राफ, यहीं पे देखते हैं। ग्राफ आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, पहले भी कई बार ग्राफ बता चुके हैं। तो अगर हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ लेते हैं, ये प्रेशर आ गया, यहाँ पर P वर्सेस V ग्राफ। ठीक है, P वर्सेस V ग्राफ, इस पर प्रेशर है और इस पर क्या है, वॉल्यूम है, और इसका ग्राफ ही इस तरीका से। और यहां से यहां तक का हमको एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया, एरिया इसमें निकालना है, ये वाला एरिया। ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इसको निकालने के लिए हम लोग छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और ये क्या आएगा, P, और ये कितना आ जाएगा, डेल्टा डीवी आ जाएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम यहां से यहां तक। तो जो एरिया आ जाएगा वो एरिया किसका आ जाएगा, P इंटू डीवी। ये इस छोटे से इसका वॉल्यूम हो गया, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, V1 से
V2 तक, इस पर V1 से V2 तक ये इंटीग्रेट कर दिए। तो एरिया निकाले थे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का। जब हम एरिया निकाले तो एरिया क्या आया हमारा, ये P इंटू डीवी V1 से V2, P डीवी V1 से V2, ये तो वर्क आ गया, यानी कि एरिया किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ का अगर आप एरिया निकालते हैं ऑन वॉल्यूम एक्सिस, देन इट गिव अस वर्क डन, तब ये क्या देता है, वर्क डन देता है। तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपका वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला ये हो गया, कांस्टेंट प्रेशर पे आ गया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ गया, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, एंड हियर कंक्लूजन the area under the graph P, area under P versus V graph, area under यहाँ पे आपको लिखना है area under P versus V graph on volume axis give the value of work, give the value of work, ठीक है। तो यहां तक ये चीजें आ गई, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ होगा P और V के बीच का, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब क्या होगा, देखिए V क्या है, कांस्टेंट है, ये आगे पीछे नहीं जा रहा है, V क्या है, एक ही है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर के पैरेलल है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कंप्रेशन, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो कंप्रेस करेगा, और नीचे आ रहा है तो एक्सपेंशन, और यहाँ वर्क कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर है, देखिए ये वाला कांस्टेंट प्रेशर है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, ये आपको कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, ये आपको कंप्रेस कर रहा है। तो ये आगे ये ग्राफ किसका आ गया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ गया, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे। अब यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है, ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, यहाँ एरिया कितना कवर कर रहा है, इस पर 0 कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एरिया कितना, इतना कवर कर रहा है। तो ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। बाद में भी एक बार और हम लोग इसको देखेंगे, नोट करेंगे।